भिवानी परिवार अपना ही परिवार है और अपने परिवार के सारे परिवार के सदस्यों के साथ एक आज की जो वार्ता है उस वार्ता में अपने विचारों को आपके साथ साझा कर पाऊंगा, इसकी मुझे प्रसन्नता है। और ये भी प्रसन्नता होती है कि भी परिवार के सदस्यों के बीच में आज का जो विषय है और बहुत ही रेलिवेंट भी है कि आज वर्तमान स्थिति में भारत की आर्थिक स्थिति का क्या परिदृश्य है और विश्व से क्या क्या चुनौतियां भारत के लिए है। तो इन सारी बातों को संक्षेप में और सरलता से आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। हम सभी जानते हैं कि 2025 की शुरुआत जो है वह काफी ग्लोबल टर्मोइल के साथ हुई। काफी बदलाव देखने में आ रहे हैं। हमारे जो विश्व के अंदर में जो सबसे धनाढ्य राष्ट्र कहा जाता है अमेरिका, वहाँ नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ, ट्रम्प महोदय वहाँ राष्ट्रपति बने और 20 जनवरी को जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद से ही एक अनिश्चितता का वातावरण लोगों के दिमाग में घूमने लगा कि भाई ये किस तरह की नई पॉलिसी ग्राइंड करेंगे। क्योंकि इससे पहले वो जो राष्ट्रपति बने थे तब भी जो है उन्होंने बहुत सारे बदलाव विश्व पटल पर लाए थे। तो इस अनिश्चितता के वातावरण में सबने कमर कस रखी थी। और उसके साथ ही जो है पिछले 2-3 वर्षों से जैसा हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर कोविड रशिया यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसके आधार पर भी जो है विश्व में आर्थिक जो स्थिति बनी हुई है उसमें काफी अनिश्चितता है। तो इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी के बीच में निश्चित तौर पर भारत को भी जो है अपने आर्थिक नीतियों के लिए और आर्थिक विकास के लिए जो सतत विकास हम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, विशेष करके मोदी जी के नेतृत्व में, तो वहाँ हमारे देशवासियों के लिए भी एक सामने एक चिंता का विषय तो होता है। किंतु जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड। और अभी जो है भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो पिछले 10-11 वर्षों से जो आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें एक कंसिस्टेंसी तो है ही। और विश्व में जो भी बदलाव आ रहे हैं सारे बदलावों को हम और जितने भी चैलेंजेस आ रही है उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। कोविड के समय भी जो है लोगों को काफी चिंता हुई कि भाई कैसे होगा नहीं होगा, किंतु हमने उसका सामना किया। और इसके बाद अभी जो स्थितियां जो बदल रही है, ट्रम्प ने जो एक ट्रेड वार छेड़ी है और उसने कहा है कि हम सारे विश्व के तमाम देशों से जो हम पहले इंपोर्ट करते थे तो वो इंपोर्ट ड्यूटी उनकी वास्तव में वो इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम हुआ करती थी। और अमेरिका यूज्ड टू बी ए कंट्री विच वाज प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। और अब जो है स्थिति ऐसे देखने में आ रही है कि ग्लोबलाइजेशन की जगह डीग्लोबलाइजेशन का एक वातावरण आ रहा है। तो विश्व में कुल मिलाकर के अभी जो चैलेंजेस हैं उनको संक्षेप में 4-5 बातों में अगर मैं समेटूं तो पहली चैलेंज तो जो है ट्रम्पोनॉमिक्स की है, जिससे ट्रेड वार हम देख रहे हैं, टैरिफ के बढ़ाने की बात देख रहे हैं, डीग्लोबलाइजेशन की बात देख रहे हैं। दूसरी जो चैलेंज है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी जो है दुनिया में काफी बदलाव हम देख रहे हैं। और ये जो चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने हैं कि जॉब मार्केट पर इसका क्या असर गिरेगा और इसका हम कैसे सामना करेंगे। तीसरी जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज की। और डिकार्बोनाइजेशन के लिए जो पथ निर्देश पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा रखा गया है कि नेट जीरो की स्थिति लेनी है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। तो ये जो एक वातावरण है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज का वातावरण है। तो तीन चैलेंजेस तो ये हैं। और चौथी जो है
जियोपॉलिटिकल जो बदलाव आ रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद, जो स्थिति बनी है, फिर उसके बाद ईरान इराक और ईरान इसराइल का तो अ, काफी वर्षों से ही चल रहा था, वो अरब इसराइल जो युद्ध हम कह सकते हैं। तो उसके बाद अभी जो ईरान के साथ हाल में जो युद्ध हुआ, फिर 23 जून को उसको युद्ध विराम घोषित किया गया। उसके साथ ही जो है भारत पाकिस्तान के बीच में भी जो है, जो आतंकवादी स्थिति है और उसके कारण से जो स्थिति तैयार हुई हमारे अ, पहलगांव में, और उसके बाद जो है जिस तरह सिंदूर ऑपरेशन के बाद हमने जो विजय हासिल करी, तो ये सब तमाम जो स्थितियां बनी और उसको हम किस तरह झेल रहे हैं, ये हम सभी वाकिफ हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर में जैसा भारत की आर्थिक उन्नति का जो स्वरूप हमारे सामने है, उसमें हम पाते हैं कि पिछले वर्ष जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने आया, जो जो बजट हमारे सामने रखा गया, उसमें हमने ये पाया कि भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो 6.5% की दर से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी अपने आप में काफी कुछ एक पॉजिटिव वातावरण हमको बताती है कि भाई जो है भारत डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस आगे बढ़ते जा रहा है। और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि अभी हम 5वें स्थान पर हैं, और बहुत शीघ्र ही ये हो सकता है कि आगे आने वाले 3-4 वर्षों में भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे आएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान दे रखा है कि भारत सिर्फ आर्थिक प्रगति ही नहीं करेगा, बल्कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र भी बनेगा, और 2047 तक जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़ने का मतलब क्या होता है। ये भी प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डेवलप्ड इकोनॉमी। आज हम दुनिया के सामने जो चित्र देखते हैं, उसमें वर्तमान में जो बताया जाता है कि डेवलप्ड कंट्री हम उसे कहते हैं कि जिसकी कंट्री की आय दुनिया में काफी आगे हो, तेजी से प्रगति हो रही हो, और वहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम जो है वह भी दुनिया में एक $10,000 या $15,000 के लगभग होती हो, उसको हम विकसित राष्ट्र के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये मापदंड बढ़ करके पर कैपिटा इनकम का जो यार्डस्टिक है उसको $20,000 के आसपास लोग समझेंगे। तो अभी तो वर्तमान में भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वह $2,500 के आसपास है। और पर कैपिटा इनकम के हम यार्डस्टिक से अगर देखते हैं तो भारत जो है अ, यद्यपि वह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, किंतु पर कैपिटा में भी हमारा स्थान विश्व में 142वें नंबर पर है। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि हम पर कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाएं। तो भारत के लिए जो चैलेंजेस हैं आने वाले समय के लिए, उसमें मुख्य रूप से जो चैलेंजेस हैं उसको मैं 6 बिंदुओं में रखता हूँ। पहला तो कि भारत में जो गरीबी है, उस गरीबी को हम कैसे दूर करेंगे। तो हमारे लिए चैलेंज है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें। क्योंकि भारत अगर विकसित राष्ट्र होता है और गरीबी रहती है, तो यह तो फिर विकसित राष्ट्र का कोई मतलब नहीं होता है। तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो यार्डस्टिक हम देखना चाहेंगे, पर कैपिटा इनकम कितनी भी हो, एग्रीगेट हमारी नेशनल इनकम कितनी भी हो, किंतु देश में अगर गरीबी रहती है तो उसे विकसित राष्ट्र या स्वावलंबी राष्ट्र नहीं कर सकेंगे। तो पहला लक्ष्य होना चाहिए कि गरीबी मुक्त भारत। और दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ना हो, यानी रोजगार युक्त भारत होना चाहिए, बेरोजगारी मुक्त भारत होना चाहिए। तीसरी जो बात है कि आज जो हम देख रहे हैं कि आर्थिक विषमता भी काफी बढ़ रही है, दुनिया में भी बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ रही है। तो जो धनी हैं धनी होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो आर्थिक विषमता का जो विषय है, इसके विषय में भी हमको सोचना पड़ेगा। तो ये तीसरी चैलेंज है कि हम आर्थिक विषमता को दूर कैसे करें।
जो चौथी बड़ी बात आती है वो है कि सारे देश में कुल मिलाकर के अगर भ्रष्टाचार भी रहता है तो उस भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कैसे किया जाए। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार बना रहता है तो इससे भी जो है समाज के अंदर में बहुत तरह की दुर्नीतियों का प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। पांचवी जो चैलेंज है वह है पर्यावरण की। तो पर्यावरण के हिसाब से भी हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत की जो एक संस्कृति रही है कि हम प्रकृति के साथ अपना जो संबंध है उसको मिला करके चलें। और इसके अंदर में चाहे वह जन है, जानवर है, जंगल है, तो प्रकृति के जितने भी आयाम हैं सबके साथ में हमारा साया कैसा एक सामंजस्य बना रहे। तो वह जो है आज के दिन वर्ल्ड वाइड भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विकसित राष्ट्र होना चाहते हैं तो पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है हमें सोचना पड़ेगा कि हम हमारे यहाँ जो आज जो संकट है कि वायु भी दूषित है, जल भी दूषित है, हमारे यहाँ जो जमीन है वह भी धीरे धीरे विषाक्त होती जा रही है, भोजन भी जो मिलता है उसके अंदर में जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स है तो उसके कारण से हमारी पब्लिक हेल्थ पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो ये चौथी चैलेंज ये हमारी जो है पर्यावरण की है। और अंतिम एक बात हमारे दिमाग में और भी आती है कि भी अगर हम भारत का जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उसमें भी जो है हमारे अ, समाज में जो भी विघटन हो रहा है तो सांस्कृतिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का भी जो है हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के छह बातें हुई। पॉवर्टी नहीं रहनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहनी चाहिए, इनकम इनइक्वलिटी नहीं रहनी चाहिए, एनवायरनमेंट सही रहना चाहिए, और करप्शन नहीं होना चाहिए, और छठी बात है कि नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य। ये छह यार्डस्टिक के आधार पर हमको देखना होगा कि जो है वर्तमान जितनी भी वैश्विक चैलेंजेस हैं उसके भीतर से जब हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं तो इन छह बातों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब जो ये चैलेंजेस हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम आर्थिक प्रगति करेंगे और आर्थिक प्रगति करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी राष्ट्र अगर आगे बढ़ता है तो उसमें संसाधनों की आवश्यकता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बन जाता है। हमारे आर्थिक संसाधन क्या है, दुनिया में आर्थिक संसाधन क्या है। तो चूंकि मैं अर्थनीति के व्यू पॉइंट से बताना चाह रहा हूँ इसलिए इसको थोड़ा सा मैं टेक्निकल होते हुए भी सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ कि तीन तरह के आर्थिक संसाधन दुनिया में माने जाते हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस है कि जो भी मिनरल रिसोर्सेस हमारी हैं, जमीन है जो हमारी जिसके आधार पर हम अपनी कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, खनिज पदार्थ निकालते हैं, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हो गए। दूसरा होता है कि हमारे पास में कैपिटल रिसोर्स कैसे हैं। है। 8:29 हो गए हैं। दा, दा, दादी को रात को नींद नहीं आई थी। चलो हम तो नीचे चले। जरा म्यूट कर लीजिए जहां से कोई साउंड आ रहा है। जी मैंने कर दिया है। हाँ जी हाँ। तो पहला नेचुरल रिसोर्स मैंने बताया, दूसरा मैं बता रहा था पूंजीगत संसाधन यानी कैपिटल रिसोर्सेस कि हमारे पास में कैपिटल रिसोर्सेस कितने हैं। और तीसरी जो बात आती है संसाधन के उसमें आता है मानव संसाधन, जिसको आज के दिन हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब हम प्योर लेबर को ही हम मानव संसाधन मानते थे, किंतु आज हम जिस ज्ञान विज्ञान की दुनिया में हैं वहाँ मानव संसाधन और उसका बौद्धिक संसाधन जो है वह एक इम्पोर्टेंट संसाधन के रूप में माना जाता है। तो इन तीनों संसाधनों में हमें ये देखना है कि कौन सा साधन संसाधन आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण है। तो विश्व बैंक ने अभी 21वीं शताब्दी के लिए बताया है कि इन तीनों संसाधनों में मानव संसाधन जो है वह आज के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मूल्यवान संसाधन है। और उन्होंने एक रेशियो भी बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो वेटेज है आउट ऑफ 100 वो 64 है।
कैपिटल रिसोर्सेज का जो वेटेज है वो 16 है, 16। और नेचुरल रिसोर्स का जो वेटेज है वो आउट ऑफ 120 है। यानी पूंजीगत संसाधन 16 और मानवगत संसाधन 64, यानी 4 गुने पावर है मानव संसाधन का। और हम दुनिया में देख भी रहे हैं कि जहां ज्ञान विज्ञान की तरक्की हो रही है, आज एनवीडिया टाइप की एक कंपनी है, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स के आधार पर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन है, जो हमारी टोटल इकोनॉमी के बराबर होती है। सिमिलरली जो एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितनी भी आज के दिन जो कंपनियां हैं, वे सारी की सारी नॉलेज रिसोर्सेज के ऊपर में ही आगे बढ़ रही है। एक समय हुआ करता था जब कंपनियां जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग और उनके जो प्रोडक्ट्स होते थे, तो उसके आधार पर उसको हम देखते थे कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। किंतु आज दुनिया की जो टॉप 10 कंपनी को देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि वो नॉलेज रिसोर्सेज के आधार पर ही आगे बढ़ी है। तो ऐसे के अंदर में आज जो दुनिया में जो इकोनॉमी की जो पोजीशन है, उसमें हमें आज आगे बढ़ने के पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। तो दुनिया की जो जीडीपी है वो पिछले 2024 के पुराने जो डाटा अवेलेबल हैं ऑथेंटिक, बाकी तो भी एस्टिमेटेड हैं, उसके विषय में बताऊंगा, किंतु जो ऑथेंटिक डाटा हमारे पास में है उसमें दुनिया की जो जीडीपी है उसको यूएस डॉलर के यूनिट के रूप में अगर देखते हैं तो $105 ट्रिलियन की वर्ल्ड इकोनॉमी है। उस $105 ट्रिलियन की इकोनॉमी में यूएस की इकोनॉमी $28.5 ट्रिलियन है, जो नंबर 1 पर है। चाइनीज इकोनॉमी $19.5 ट्रिलियन है, जो नंबर 2 पर है। तीसरे और चौथे पर जो है क्रमशः जर्मनी और जापान है, जिनकी 4.5, 4.2 ऐसे है। और भारत की जो इकोनॉमी है वो आज के दिन $3.9 ट्रिलियन की है। तो भारत की जो इकोनॉमी है वो $3.9 ट्रिलियन, या आसानी से समझने के लिए इसको अगर हम 4 ट्रिलियन समझते हैं, और यूएस की इकोनॉमी को अगर मान लीजिए हम लोग तुलनात्मक ढंग से देखने के लिए अगर 30 ट्रिलियन, और चाइना को अगर 20 ट्रिलियन देखते हैं, तो इसके साथ साथ इसको सापेक्षिक ढंग से अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हमको इसको ये भी देखना पड़ेगा कि इनके पास में अलग अलग साधन संसाधन कितने हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मानव संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मानव संसाधन के आधार पर दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ की है, और उसमें भारत की जो पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ है। चाइना की 140 करोड़ है, और यूएस की 35 करोड़ है। यानी यूएस की जो पॉपुलेशन है 35 करोड़, उससे 4 गुने ज्यादा मानव संसाधन हमारे पास में है। चाइना के पास में जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की पॉपुलेशन की 18% है, और उनकी जो इनकम जो है दुनिया में जो 19.5 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन माने तो वो भी लगभग जो है 18% के आसपास आती है। यानी जितना उनका मानव संसाधन में उनका जो अनुपात है 18% का, वही अनुपात उनकी जो है दुनिया की जो आय है उसमें भी उनका अनुपात जो है 18% का पड़ता है। किंतु यूएस की जो पोजीशन देखते हैं और उसके साथ भारत को तुलना करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि यूएस की पॉपुलेशन जो 35 करोड़ है, जो भारत की 1/4 है, वो दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 5% है। किंतु उनकी दुनिया में जो इनकम है उसका अनुपात जो है 25% से ज्यादा है। यानी 5% दुनिया की पॉपुलेशन और 25% दुनिया की आय का हिस्सा। भारत को जब हम देखते हैं तो हम दुनिया की आय का सिर्फ जो है अभी लगभग 4% है, और दुनिया की आय का 18 पॉइंट, दुनिया की जो पॉपुलेशन है ह्यूमन रिसोर्स उसका 18.5% है। तो ये जो एक विरोधाभास है कि हमारे पास मानव संसाधन तो काफी है, हमारे यूथ की पॉपुलेशन भी जो है 37.5 करोड़ है। हम कहते हैं कि जो है हमारे पास में यूथ पावर है, और हमारा जो यूथ पावर है वो अकेले जो है अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत अभी आर्थिक दृष्टि से, हालांकि हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, किंतु हो सकता है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएं, किंतु इसका क्या कारण है कि अभी भी जो है हम यूएस से उसकी जो मानव संसाधन की जो रिसोर्स है उसके 4 गुने ज्यादा होने के बावजूद भी हम इनकम में, हम यूएस की इकोनॉमी जहाँ लगभग $30 ट्रिलियन है वहाँ हमारी $4 ट्रिलियन है। तो ये जो 1/7 से भी कम हमारी उनकी तुलना में जो इनकम है, उसका क्या कारण है? इस कारण को हमको जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस विषय पर हमको सोचना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि ऐसे तो एब्सोल्यूट फिगर के आधार पर तो सभी को गर्व होता है, गर्व होना भी चाहिए कि जो भारत जो है, जो पिछले 10 साल पहले जो है 10वीं अर्थव्यवस्था था, अभी 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है, तो इस पर तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। किंतु अ, हमें इस बात को जरा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें अभी जो स्थिति सामने हमारे है, उसको जरा हम फिर से निगाह करके देखते हैं कि इन टुडेज एरा ऑफ नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, इनोवेशन, तो इसके अंदर में जब हम पाते हैं तो अ, अमेरिका के अंदर में ये जो ज्ञान विज्ञान के आधार पर जो आज के दिन की जो आर्थिक स्थिति है, उसको हम देखते हैं कि सिर्फ बौद्धिक संपदा से संबंधित जो उनके जो इनकम के जो रिसोर्सेस हैं, यानी आज नॉलेज बेस जो इकोनॉमी है, उसके अंदर में अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं, उनके पैटेंट के आधार पर, उनके कॉपीराइट के आधार पर, उनके ट्रेडमार्क के आधार पर, उनके इंडस्ट्रियल डिजाइन के आधार पर, ये जो नॉलेज बेस उनका जो है, और या ये जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस उनके जो हैं, वो सिर्फ अकेले जो है उनकी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी में लगभग $7.7 ट्रिलियन से भी ज्यादा जो है, वो अर्निंग उनकी रॉयल्टी और जो टेक्निकल फीस है, लाइसेंस फीस है, उनसे उनकी इनकम इतनी आती है। जो हमारी हिंदुस्तान की जो टोटल इनकम है $3.9 ट्रिलियन, उनको अगर देखते हैं तो लगभग $8 ट्रिलियन, तो सिर्फ अकेले बौद्धिक संपदा से वो डबल से ज्यादा इनकम करते हैं। तो ये तो एक विषय है कि भाई अगर अमेरिका बौद्धिक संपदा के आधार पर इतनी ज्यादा इनकम कर पा रहा है, और जिसके कारण से उनके पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, और वो दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में बना हुआ है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करें इनटू इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे पास में है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारा ही ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अमेरिका तथा अन्य देशों में जाता है। तो देर इज ए ब्रेन ड्रेन, और उस ब्रेन ड्रेन के कारण से वहाँ जो इनकम हो रही है, और जो ब्रेन से जो हम अनुसंधान के काम में तो हमारे ही लोग लगे हुए हैं, तो अनुसंधान के आधार पर जो भी बौद्धिक संपदा तैयार होती है, वो बौद्धिक संपदा तो हमारी ही है। किंतु बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है, क्योंकि हम तो वहाँ जो काम कर रहे हैं उससे हमको सैलरी मिलती है, तो बौद्धिक संपदा हमारी होते हुए बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है, वो कंपनी जो हमको एम्प्लॉय करके रखी हुई है, जो हमको सैलरी देती है, तो एज पर एग्रीमेंट बौद्धिक संपदा अधिकार उस कंपनी का होता है, उस गूगल का या फिर वो एनवीडिया का या फेसबुक का, उनका होता है, जो हमको हायर की हुई है। तो ये बात समझने की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कुछ और होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के आईआईटी और हमारे यहाँ के जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे जो बाहर जाकर के आज लगे हुए हैं कामों में, तो बौद्धिक क्षमता तो उनकी है, तो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनकी हो जाती है। और हमारा ही ब्रेन जो है, जो ड्रेन होकर के वहाँ जाता है, उस ब्रेन ड्रेन के आधार पर वहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन करके वापस इंडिया में जो टेक्नोलॉजी यहाँ आती है, उस टेक्नोलॉजी का हमको भुगतान करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ दी रॉयल्टी। क्या है ये आज वो क्या है? कोई प्रश्न कर रहे हैं क्या? नहीं, शायद किसी ने ज्वाइन किया तो उनका फोन था। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात जरा समाप्त कर लूँ, उसके बाद जो है आप लोग प्रश्न कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, इसको मैं बताना चाह रहा था। दूसरी बड़ी जो चैलेंज आज के दिन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की, और इसके अनुसार जो हमको हमारे जो कमिटमेंट, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है यूनाइटेड नेशंस की, तो उसमें अभी जो देखा जा रहा है कि हमने जो कमिटमेंट किए हैं कि बाई 2030 हमारी जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है, उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। दुनिया भर में भी अभी जो अनुमान है कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रत्येक वर्ष जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं पर बाढ़ ज्यादा आती है, कहीं पर ज्यादा बरसात हो जाती है, कहीं साइक्लोन आ जाता है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है।
तो ये जो बदलाव ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी दुनिया में देखे जा रहे हैं, इसका भी एक अनुमान निकाला गया है कि इस तरह की घटनाएं जो है, जो क्लाइमेट चेंज बेसिस पर जो डिजास्टर हो रहे हैं, वो अ, पिछले कुछ सालों में इन डिजास्टर्स की जो टोटल जो संख्या है, 4,000 से ज्यादा। और उसकी वजह से ये जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान भी जो है प्रति वर्ष ये नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। और ऐसा ओईसीडी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह नुकसान 2023 की जो प्राइसेस है उसके अनुसार जो है 2014 से 2023 तक के पीरियड में यह नुकसान $2 ट्रिलियन का हुआ है। और इससे बचने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी या नए जो क्लाइमेट चेंज के आधार पर जो हमको नए टेक्नोलॉजी के आधार पर जो उद्योग धंधे लगा, सारी दुनिया में एक बदलाव हो रहा है। नए डेवलपमेंटल जो पर्सपेक्टिव हैं, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो हमको जो नए उद्योग लगाने हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, फॉसिल फ्यूल से बच करके ग्रीन एनर्जी के लिए, उसमें भी जो है ओईसीडी का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष दुनिया को इसमें $6.9 ट्रिलियन के आसपास इसमें इन्वेस्ट करना है। तो अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, हमारे कैपिटल रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, किंतु उसके बावजूद भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो संसाधन की आवश्यकता है, कैपिटल रिसोर्सेस की आवश्यकता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और इसको हम कैसे अपने यहाँ इसकी पूर्ति करेंगे। तो भारत सरकार ने अभी बहुत सारे सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर रही है भारत सरकार। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं, इसमें हम अपने सभी सेक्टर को लगभग जो है ऑटोमेटिक रूट पर ले जा रहे हैं। अ, अब ये देखने की आवश्यकता है कि अगर हम विदेशी पूंजी बाहर से मंगाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो उसका भी एक असेसमेंट हमको देखना पड़ेगा कि अभी हमारे पास में विदेशी पूंजी कितनी आ गई है और उसका कितना बोझ हमारे देश पर गिर रहा है। तो इसमें मैंने एक अध्ययन करके देखा कि हमारे देश में आज के दिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो क्यूमुलेटिव जो फिगर है वो लगभग $1 ट्रिलियन है। और उसी तरह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा हमारे यहाँ आया है, उसकी भी जो मार्केट वैल्यू आज के दिन जो मांगी गई है, वो भी $1 ट्रिलियन के आसपास है। और इसके अलावा विदेशी ऋण भी जो है हमारे देश में जो आया हुआ है, वो भी लगभग $700 बिलियन के आसपास है। यानी कुल मिलाकर के विदेशी पूंजी जो आज के दिन भारत में जमा पड़ी है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में, चाहे फॉरेन डेट के रूप में, उनका एग्रीगेट जो है $2.7 ट्रिलियन हमारे देश पर विदेशी पूंजी का एक बोझा है, जिसको हमको सर्विस करना पड़ता है। फॉरेन डेट के लिए हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको डिविडेंड देना पड़ता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की जो फीस है, पेटेंट या इन्वेंशन के लिए जो हम देते हैं, तो ये सब मिला करके हमारे पास में जो विदेशी पूंजी जो आई हुई है, उसके अनुपात में आज हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, वह लगभग $700 बिलियन का है। यानी $700 बिलियन का रिजर्व है। और लगभग $2.8 ट्रिलियन की, यानी 4 गुने ज्यादा जो है आपके पास विदेशी पूंजी की एक लाइबिलिटी देश के अंदर में खड़ी है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, कभी नहीं कभी वो वापस जा सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में है, वो भी वापस जा सकता है। फॉरेन डेट जो है वो भी कभी कभी न कभी बाहर जा सकता है। तो ये भी एक चैलेंज हमारे लिए है कि जो बीओपी की क्राइसिस 1991 में हमारे देश में आई थी, और जिसको हमको चुकाने के लिए गोल्ड को मॉर्गेज रखना पड़ा था, तो हालांकि अभी ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है, किंतु हमको सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारे देश में विदेशी पूंजी जो है उसका दबाव हर साल बढ़ते जा रहा है। और ये दबाव इसलिए बढ़ते जा रहा है कि हमारे देश में जो टोटल जो एक्सपोर्ट होता है और टोटल जो इंपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है वो भी हर साल बढ़ते जा रहा है। अभी पिछले साल 2024-25 में हमारे यहाँ जो ट्रेड अकाउंट में जो डेफिसिट हुई, वो $282 बिलियन की। $282 बिलियन की ट्रेड अकाउंट डेफिसिट को हम सर्विसेज एक्सपोर्ट यानी
सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करके और हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज को, बिजनेस सर्विस को एक्सपोर्ट करके हम कुछ हद तक उसको पूरा करते हैं। उसको पूरा करने के बावजूद भी हमारे पास में हमारे जो एनआरआई बंधु जो हैं बाहर में, वो भी रेमिटेंस भेजते हैं। वो $125 बिलियन का रेमिटेंस प्रत्येक साल भेजते हैं हमारे एनआरआई बंधु, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे यहाँ आता है। इन सब के बावजूद भी अल्टीमेटली जाकर के कैपिटल अकाउंट में हमारे यहाँ डेफिसिट रह जाती है, और उसके लिए हमको लोन लेना पड़ता है, या एफडीआई के रूप से हमको पैसा मंगाना पड़ता है। यानी तीन तरह के इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में इशू होते हैं। एक तो ट्रेड अकाउंट में मर्केंडाइज जो गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, दूसरा सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। और इन दोनों के ट्रेड एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप रहता है नेट, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, जिसको हमको कैपिटल अकाउंट में पैसा मंगा करके पूरा करना पड़ता है। और वो कैपिटल अकाउंट में हर साल जो पूंजी आ रही है, वो लगभग $100 बिलियन के आसपास हमारे पास में आ रही है। और इसके कारण से जो क्यूमुलेटिव अभी तक $2.7 ट्रिलियन का हमारे पास विदेशी पूंजी का जो बोझ है, वो प्रत्येक वर्ष $100 बिलियन के आसपास लगभग और बढ़ते जा रहे हैं। यानी आने वाले 2030 तक अगर देखेंगे तो हमारे पास विदेशी पूंजी का जो दबाव है, वो $3 ट्रिलियन के आसपास हमारे ऊपर में आ जाएगा। तब आप पूछेंगे भी इसमें क्या बुरा है, पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, किंतु अगर हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो आत्मनिर्भरता के अंदर में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो काम चाइना ने पिछले कई सालों में किया, और जिसके कारण से उसकी आज जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट वो $3.5 ट्रिलियन के आसपास करता है, इंपोर्ट करता है $2.5 ट्रिलियन। वो तो $1.1 ट्रिलियन का सरप्लस जनरेट करता है, और हमारे पास जो है $3 बिलियन का, $300 बिलियन का हमारे यहाँ डेफिसिट पड़ता है। चाइना के यहाँ 1000 बिलियन, $1 ट्रिलियन का उनके यहाँ सरप्लस होता है। तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए हमारा स्वदेशी जागरण ये चाहता है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा व्यवहार करें, स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करें। अब स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करना ये कैसे करेंगे? क्योंकि आज के दिन तो ग्लोबलाइजेशन का युग है। जहां से चीजें सस्ती मिलेगी, ग्राहक उसी का उपयोग करेगा। गाड़ी आप भी बना रहे हैं, गाड़ी बाहर वाले भी बना रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी सस्ती होगी और क्वालिटी में अच्छी होगी, तो हम अपने देसी गाड़ी का व्यवहार करेंगे। अगर हमको विदेशी गाड़ी सस्ती और ज्यादा गुणवत्ता वाली मिलेगी, यानी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी, इन दोनों के आधार पर चीजों का व्यवहार होता है। तो ये कैसे होगा? तो ये करने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमारी जीडीपी का 0.7% ही हम रिसर्च पर खर्च करते हैं। चाइना अपनी जीडीपी जो $20 ट्रिलियन के आसपास है, या यूएसए जिसकी जीडीपी $30 ट्रिलियन के आसपास है, या जापान, जर्मनी, इसराइल, ये सभी जो है अपनी जीडीपी का 3 to 5% जो है वो आरएनडी पर खर्च करते हैं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना खर्चा करेंगे, उतनी आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उतने क्वालिटेटिव होंगे, उतने वो प्राइस कॉम्पिटिटिव होंगे। तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ की जीडीपी में 52% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे यहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारी जीडीपी में लेस देन 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो पिछले 30-32 सालों का अगर अध्ययन और उसके आधार पर अगर हम आंकड़ों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा कृषि क्षेत्र जो 1991 में 35% कंट्रीब्यूट करता था, वो अभी लेस देन 15% कंट्रीब्यूट करता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो है लेस देन 25% कंट्रीब्यूट करता है, और सर्विसेज सेक्टर में जरूर हम 52-53% के आसपास हम अर्न करते हैं। किंतु एम्प्लॉयमेंट को अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा होता है। तो जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहेगी। वर्तमान में हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है, अलग अलग अनुमान है कि तो 7% के आसपास जो है हमारा जो एम्प्लॉयबल जो लेबर फोर्स है, उसका 7% के आसपास हमारे पास में अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। और उसी तरह जो है पॉवर्टी भी हमारे देश में है, क्योंकि अगर पॉवर्टी नहीं होती तो फिर हम अपने यहाँ लोग, सरकार का जो है 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है सिर्फ फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है। और इसके अलावा भी सरकार को बहुत सारी सब्सिडी गाँव में रहने वाले लोगों को देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के अगर हमको एक बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ हमको आगे बढ़ना है, तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। तभी जाकर के हम अपने इंपोर्ट को घटा सकते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जब तक हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो है हमारे ऊपर में जो है विदेशी पूंजी का जो बोझ है, और उसकी जो हमारे ऊपर में जो एक हमारी संप्रभुता पर जो एक खतरा आता है, वो भी
एक चैलेंज है। और इसका जो अल्टीमेट दबाव होता है वो हमारे रुपए पर गिरता है, और हमारा रुपया जो है दिन दिन कमजोर होता जाता है। 1980 में चाइनीज युआन जो है वो 8 युआन पर डॉलर था। इंडिया का जो करेंसी है वो भी 1980 में 8 रुपया पर डॉलर था, जो अब 8 के 80 हो गए। और वो जो है चाइनीज युआन मजबूत होकर के भी 8 की जगह बढ़ करके वो 7 युआन के आसपास पर डॉलर है। ये जो हमारे रुपए के वैल्यू में जो गिरावट आती है, एक्सचेंज रेट में जो कमजोरी आती है, उसका भी जो है हमारे देश की इकोनॉमी पर असर गिरता है, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्योंकि जो तेल हम आज 100 रुपए में खरीद रहे हैं, चाइना उसको 10 रुपए में खरीदता है, क्योंकि इनकी करेंसी उतनी स्ट्रांग है। तो वो उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गिरता है, जिसके कारण से हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती जितनी चाइनीज की गुड्स की इकोनॉमी में। वहाँ हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। तो ये सारी बातें हैं। अ, सारी बातों का बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, किंतु जो बात मैं बताना चाह रहा था कि भारत सरकार इन डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स, कंसिस्टेंटली हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्पेस रिसर्च भी बढ़ रहे हैं, हम चंद्रयान पर भी पहुंचे हैं। हमारे अभी जो डिफेंस के सेक्टर में भी जो है हम अगर देखें तो हमारे यहाँ जो जहाज बन रहे हैं, जो ड्रोन बन रहे हैं, जो हमारे यहाँ हथियार बन रहे हैं, उनको हमने प्रूव भी किया है कि हमारे यहाँ के ब्रह्मोस, हमारे यहाँ के आकाश तीर, जो हमारे स्वदेशी हथियार थे, जिसके आधार पर हमने सिंदूर में चाइनीज और टर्की से बने हुए जो हथियार जो पाकिस्तान में आया तो उसको हमने डिफीट किया, और इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय पूरे बाजार में हमारी जो है रिस्पेक्ट है वो बढ़ी है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, किंतु इसमें और ज़्यादा तेजी से और बहुत ज़्यादा रिसर्च और अनुसंधान करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अभी रिसेंटली हमने जो 24 जुलाई को यूके के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उससे भी कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, किंतु उसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। बहुत सारी वस्तुओं की एक्सपोर्ट जो है, चूंकि जीरो ड्यूटी 99% आइटम्स की होगी, तो उसमें जो है हमारे यहाँ के जो टेक्सटाइल हैं, जेम्स ज्वेलरी के जो उद्योग हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमारे यहाँ के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को इससे लाभ मिलने वाला है। कुछ चैलेंजेस आएंगी, कुछ चैलेंजेस जो है कॉस्मेटिक्स और बाकी जो है कुछ बिस्किट्स, चॉकलेट इत्यादि जो चीज़ें आएंगी। तो हमारे यहाँ पर हमारे जो नागरिक हैं उनको थोड़ा एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए अपने जो फूड हैबिट्स है उसको जरा ठीक रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाहर से चीजें, विस्की सस्ती हो गई और वो कॉस्मेटिक सस्ते हो गए, चॉकलेट सस्ती हो गई, बिस्किट सस्ती हो गई, तो हम ज्यादा उसको उपयोग करने लग जाए, उपभोग करने लग जाए उसका। अभी राजेश भाई तो वहाँ हेल्थ के लिए वहाँ गए हुए हैं, तो हमारे पब्लिक हेल्थ पर जो है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि जो है अभी हमारे हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, इस तरह के HFSS, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट, इससे बने हुए जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनका जो उपभोग है हमारे देश में, ये पिछले सालों में काफी बढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया है कि जो हम 2017-18 में जिसका उपभोग हम सिर्फ $900 मिलियन के बराबर करते थे, वो अभी हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ करके $35 बिलियन के इक्विवेलेंट हो गया है। तो ये WHO की रिपोर्ट है। तो एक प्रकार का संकेत है कि हमको स्वदेशी जो जीवन शैली है उसको हमको अपनाना पड़ेगा। हमारे उपभोग में संयम होना चाहिए, हमारे जीवन शैली में भी जो है संयम आना चाहिए। तभी जाकर के भारत जो है आने वाले दिनों में एक वैभवशाली और एक समृद्धशाली राष्ट्र, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकेगा, जिससे हम अपने ये जो मैंने बताए कई ऑब्जेक्टिव्स कि जीरो पॉवर्टी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो करप्शन और जीरो पोल्यूशन, तथा हमारे देश की जो सांस्कृतिक और नैतिक धरोहर है उसको साथ में रखते हुए हम एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकेंगे। हम अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख करके चलेंगे। और इसके साथ ही जो है हमें अपने शिक्षा क्षेत्र में, हमारे स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हमारे R&D के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमको इम्प्रूवमेंट करना होगा। इन सारी बातों को अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली हमारे पास में मानव संसाधन है। हम अपने युवा शक्ति के आधार पर, हम अपनी महिलाओं की शक्ति के आधार पर दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में और एक विश्व गुरु के रूप में, और विश्व को भी जो है हम अ, वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर ले जाते हुए
एक विश्व शांति के आधार पर हम उन्नति कर सकेंगे और दुनिया में भी शांति ला सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।